हेलो हेलो हेलो। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे भिड़े होंगे। तो दोस्त मेरे एएलपी का रिजल्ट आ गया है। हमने जो कहा था डेट उसमें एक दो दिन का डिले हुआ, और डिले इसलिए हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण। रिजल्ट तो बन ही गया था लेकिन एक दो दिन का डिले हुआ। कोई बात नहीं, चलिए आपके सामने रिजल्ट है, आप लोग देख लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ आगे का चैप्टर है। रेशों से वस्त्र तक। रेशा से ही हम लोग वस्त्र बनाते हैं। रेशा से क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? वस्त्र बनाते हैं। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। अतः रेशम और ऊन जांतव रेशे यानी एनिमल फाइबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे? हेलो हेलो। हेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। कहते हैं दोस्त मेरे थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था। चलते हैं हम लोग। कहते हैं रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी और याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। अतः रेशम और ऊन एनिमल फाइबर। रेशम और ऊन क्या है दोस्त मेरे? एनिमल फाइबर है। चलो कहते हैं ऊंट, लामा, एल्पेका के बालों का भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। मतलब हम लोग जो धागा बनाते हैं, तंतु बनाते हैं, वो पादप से भी बनता है, जंतु से भी बनता है। कहने का अर्थ ये है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं भारत में अधिकतर भेड़ों का ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भारत में जो भेड़ पाला जाता है वो अधिकतर ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ये कह रहा है। ये कहता है भेड़ के शरीर में बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन। अभिमार्जन मतलब होता है साफ करना। अपमार्जन से आया है ये, साफ करना। क्या कहते हैं इसको दोस्त मेरे? साफ करना। अभिमार्जन करते हैं मतलब साफ करते हैं। कहते हैं भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले उसे साफ करते हैं, छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। मतलब उसको फिर धागा बनाकर काट कर ऊन प्राप्त करते हैं। कुछ खास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अपने जीवन चक्र में, ये क्वेश्चन यहां से पूछता है दोस्त मेरे, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहते हैं अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? कोकून बनाते हैं। ध्यान से समझना। ये जो बटरफ्लाई है, ये जो आप देखिएगा, ये एडल्ट मॉथ है। यहां से हम लोग जाते हैं, ये एग मिलता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से कोकून मिलता है और कोकून से फिर एडल्ट मिलता है। यही कोकून वाला जो स्टेज है ना, यहीं से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। अगर हम कोकून वाले स्टेज की बात करें दोस्त मेरे, तो यहीं से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। कहां से? कोकून से। ये जो कोकून है इसी से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए किससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं? कोकून से। या ऑर्डर दे देगा कि बताओ पहले क्या होता है, तो एग, एग से क्या बनता है? लार्वा, लार्वा से क्या बनता है? कोकून, एग, एग से लार्वा, लार्वा से कोकून, एग, एग से लार्वा, लार्वा से क्या? कोकून। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके क्या बनता है? कोकून का निर्माण होता है। आपको कहेगा रेशम किस स्टेज में मिलता है, तो कहेंगे कोकून वाले स्टेज में मिलता है। अगला क्या कह रहा है दोस्त मेरे? अगला कह रहा है, देखो ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, A to Z। नहीं विश्वास हो तो किताब खोल के देखना। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा रेशम क्या है? कहेंगे रेशम प्रोटीन है। ऊन क्या है? ऊन प्रोटीन है। और ऊन तो न पचने वाला प्रोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊन क्या है पूछेगा, कहेंगे ऊन प्रोटीन है। रेशम फाइबर क्या है? यह भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। और कहेगा रेशम किस स्टेज में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकून वाले स्टेज में मिलता है। कहेगा रेशम क्या है? कहेंगे प्रोटीन है। ऊन क्या है? प्रोटीन है। नाखून में क्या है? प्रोटीन है। नाखून में क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन भी कौन सा?
ना पचने वाला। कहते हैं कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रकार रीलिंग, इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। फिर रील बनाकर हम लोग रेशम यूज करते हैं। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा तुमको, क्या पूछेगा? रेशम कहां से प्राप्त होता है? कोकून से। रेशम कहां से प्राप्त होता है? कोकून से। रेशम कहां से प्राप्त होता है? बुनकर रेशम के धागों से रेशम वस्त्र बनाते हैं। एकदम ये भी नहीं पूछेगा तुमको। यहां से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि भैया रेशम कहां से प्राप्त होता है, किस स्टेज से? कहेंगे कोकून से। अब आ जाओ हीट में। हीट दैट इज उष्मा। ये दोस्त मेरे, एक हीट अभी आप पढ़िएगा, एक इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा, वहां भी हीट पढ़ना है। और ये इस समझ लो एग्जाम के दृष्टिकोण से MVVI, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो MVVI है ये। अब क्या कहता है देखो, उष्मा। उष्मा क्या कहता है? तापमापी, जो तापमान को नापता है, वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। सही बात है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप को हम लोग नापते हैं। जैसे थर्मामीटर, हम लोग शरीर का ताप नापते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्त मेरे, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो ताप नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तापमापी का उपयोग करते हैं। ताप नापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्मामीटर की, थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो मेनली आपको जो पूछता है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था दोस्त मेरे। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा अगला दशहरा अपने पैसे से निकले तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा एकदम 100%। कहते हैं थर्मामीटर। कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम चाहते हैं कि पढ़ना जितना पड़े सर नौकरी चाहिए? एक बार 8 टाइप करो तो। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पढ़ना सर जो पढ़ जाए, 6 महीना जे पढ़ना पड़ जाए सर, लेकिन जे मेहनत करवा लीजिए सर, लेकिन हमको नौकरी चाहिए सर। अगर आप चाहते हैं दोस्त मेरे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हो जाएगा। ऊपर वाला जो है इतना अनहेर नहीं करेगा आपके साथ। कहते हैं थर्मामीटर दैट इज तापमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका खोज फ़ारेनहाइट ने किया था। और इसका जो रेंज है ना दोस्त मेरे, इसका जो रेंज है वो 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी है, ट्रेंडिंग में है। जैसे किसी गायक का गाना ट्रेंडिंग में रहता है ना, ये अभी एग्जाम के ट्रेंडिंग में है कि 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। और सामान्य शरीर का जो ताप है, सामान्य शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सी होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सी होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इतना है तो आप सामान्य है। और रूम टेम्परेचर अगर कहेगा, रूम टेम्परेचर अगर कहेगा तो 25 से 27 डिग्री सी रूम टेम्परेचर होता है। 25 से कितना डिग्री सी? 27 डिग्री सी। सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री सी और 42 डिग्री सी। ये थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज है। और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, अभी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप जाइएगा दोस्त मेरे, उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। उष्मा संचरण की 3 विधि क्या क्या है? चालन है, संवहन है और विकिरण है। चालन, संवहन और विकिरण। अब ध्यान से देखना, चालन होता है ठोस में, संवहन होता है द्रव या गैस में, द्रव या गैस में, और विकिरण की अगर हम बात करें तो ये सूर्य में होता है, सूर्य में विकिरण होता है। सबसे तीव्रतम विधि यही है, तीव्रतम विधि है। और दूसरा बात, ये बिना माध्यम के होता है। सूर्य के पास कोई माध्यम है क्या? बिना माध्यम के अगर कोई उष्मा संचरण कर सकता है तो वो विकिरण है। बिना माध्यम के अगर कोई उष्मा संचरण करेगा तो वो विकिरण है। चालन ठोस में होता है, इसमें एक कण दूसरे कण को गर्म करता है, दूसरे कण तीसरे कण को, तीसरा कण चौथे कण को गर्म करता है, यह चालन है। द्रव पानी गर्म करते हैं, यह संवहन है, यह संवहन है। और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, विकिरण है। कहेगा सबसे तीव्रतम विधि कौन है? तीव्रतम विधि है विकिरण। और सबसे धीमा विधि कौन है? सबसे धीमा विधि कौन है कहेगा तो चालन। सबसे धीमा विधि कौन है? चालन। सबसे तीव्रतम विधि कौन है दोस्त मेरे? विकिरण। कौन बिना माध्यम के होता है? विकिरण। ठोस, इसमें ठोस, इसमें द्रव या गैस, ये बिना माध्यम के भी हो जाता है। जैसे सूर्य की उष्मा आ रही है तो बताओ, सूर्य के पास कोई माध्यम है? नहीं है। नहीं है तो वो उष्मा आप तक पहुंच रही है, कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जैसे काला वस्तु है, वो सभी उष्मा को अवशोषित करता है, सफेद वस्तु है सभी उष्मा को लौटा देता है।
काली वस्तु जो है वो सभी ऊष्मा को अवशोषित करता है। काली वस्तु की अगर हम बात करें, सभी को अवशोषित करता है, सभी को अवशोषित करता है, सभी को अवशोषित करता है। और अगर सफेद वस्तु है तो ये सफेद वस्तु है तो सबको सभी को लौटा देता है, सभी को लौटा देता है, सभी को क्या करता है दोस्त मेरे, लौटा देता है। काली वस्तु सभी ऊष्मा को अवशोषित करता है, सफेद वस्तु सभी को लौटा देता है। तो ये मामला है। और अगर कोई चीज गर्म कौन रहेगा, काला। काला वस्तु सबसे ज्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत अधिक अवशोषित करता है। और सफेद वस्तु उतना कम गर्म होता है क्योंकि वो लौटा देता है। तो दोस्त मेरे अभी जो हम बात कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, डॉक्टर, एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका रेंज 35 से 42 डिग्री सी, और एक होता है ये प्रयोगशाला थर्मामीटर, 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी का रेंज होता है। तो तापमापी, ताप को नापने वाला तापमापी बहुत उच्च ताप को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। वो 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापता है। तो कहते हैं, चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के ओरिजिनल लाइन पे, एनसीईआरटी के ओरिजिनल लाइन पे चलते हैं। तापमापी वह युक्ति जिससे ताप मापते हैं, अभी क्लास 7th में ही है, देख लो। तापमापी वह युक्ति जिससे हम लोग ताप नापते हैं, है देखो यही पूछा है, ये अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। 35 डिग्री सी यहां लिखा हुआ है और यहां पर जो लिखा हुआ है वो 42 डिग्री सी है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। क्या नापने के लिए दोस्त मेरे, शरीर का ताप नापने के लिए। इस थर्मामीटर का रेंज है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला, भी पूछा और बच्चा नहीं बना पाया क्योंकि किसी किताब में नहीं था, हम अपने किताब में ऐड कर दिए, लेकिन किसी किताब में था। हम भी ऐड तब किए जब पूछा, इसलिए क्योंकि ये दोस्त मेरे कभी पूछता नहीं था, तो हमको लग रहा था कि नहीं पूछेगा इस कंटेंट पे, लेकिन जब लग गया कि नहीं, तो हमने अपने पूरे किताब में पूरा एनसीईआरटी ऐड कर दिया, A to Z। कहते हैं ये हमको लगता है 3rd 4th एडिशन में भी होगा, 5th में भी होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर है, रेंज है 35 से 42। और प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। तापमापी का रेंज कितना है, 10 से 110। ये देखो डॉक्टरी तापमापी है, 35 से 42 इसका रेंज है। और डॉक्टरी तापमापी जो है इसका रेंज 35 से 42 है। और नॉर्मल तापमापी जो है वो है 10 से 110। अब प्रयोगशाला तापमापी, इसका रेंज है जो प्रयोगशाला में यूज करते हैं, 10 से 110। डॉक्टरी तापमापी 35 से 42। सामान्य शरीर का ताप पे लाल निशान होता है, ये भी पूछता है। देखो यहां पर एक लाल निशान होता है, ये जो 37 डिग्री सी टेम्परेचर है, यहां पर लाल निशान होता है। कितना डिग्री सी पर, 37 डिग्री सी पर। ये जो लाल निशान है ये मानव शरीर का सामान्य ताप है। इससे अगर बढ़ा तो बुखार है, इससे कम हुआ तो बुखार नहीं है। इसमें कहेगा क्या भरा होता है, पारा, क्योंकि पारा का ऊष्मीय प्रसार गुणांक अच्छा होता है, गर्म होने के बाद वो फैलता है। तो देखो कितना टाइप का क्वेश्चन हो गया। डॉक्टरी तापमापी का खोज कौन किया, फ़ारेनहाइट। इसमें क्या भरा होता है, पारा। इसका रेंज कितना होता है, 35 से 42। कहां पर लाल निशान होता है, 37 डिग्री सी पर। और इसको फ़ारेनहाइट में अगर लिखिएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला 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 कहते हैं मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सी है। इससे ज्यादा हुआ तो बुखार हो गया, इससे कम हुआ तो ठंडा है। फ़ारेनहाइट में कितना, 98.6। कहते हैं देखो ये क्वेश्चन जो दोस्त मेरे पूछा ना, किसी को समझ में नहीं आया कहां से आया, लेकिन ये एग्जैक्ट लाइन है कहां का, एनसीईआरटी का। 35 से कितना, 42। और प्रयोगशाला का 10 से 110। आ जाओ इधर दोस्त मेरे, कहते क्या है, अगला अगला अगला। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर जाता है। देखो जब भी ऊष्मा जाएगा, ये हाई टेम्परेचर है, देखो यहां तक है, ये लो टेम्परेचर, जब भी जाएगा हाई टू लो जाएगा, लो टू हाई कभी नहीं जाएगा। जब भी जाएगा ऊष्मा का प्रवाह होगा वो हाई टू लो होगा, लो टू हाई कभी नहीं होगा। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कभी नहीं होगा, जब भी होगा हाई टू लो होगा। ये ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम भी है। तो ये देखो क्या कहता है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ, ऊष्मा उच्च ताप पिंड से निम्न ताप पिंड। इस चैप्टर से आपको हर जगह सवाल मिलता होगा।
स्थानांतरित होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित हो सकता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन किसमें होता है? ठोस में। चालन ठोस में, संवहन द्रव या गैस में, और दोस्त मेरे विकिरण की बात करोगे, सूर्य की ऊष्मा कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा चाहता है। सबसे तीव्र विधि कौन है? विकिरण। कहां माध्यम की आवश्यकता नहीं है? विकिरण में, क्योंकि ये सूर्य की ऊष्मा, सूर्य के पास कोई माध्यम नहीं है, फिर भी ऊष्मा आता है। फिर कहता है ठोस में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा, 100 बार का पूछा हुआ है, सबसे धीमा विधि है ये, सबसे धीमा। दोस्त मेरे एनसीईआरटी जो है ना, इस समझ लो तुम्हें इतनी मजबूती देगा साइंस में अंदर से कि तुम एकदम स्ट्रांग फील करोगे। कहते हैं चालन द्वारा, एग्जैक्ट एनसीईआरटी खोल के देखना, किताब में लिखल है, चालन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा अगर ऊष्मा गमन करेगा तो यहां माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और सबसे तीव्रतम विधि विकिरण है। सबसे तीव्रतम विधि क्या है दोस्त मेरे? विकिरण है। देख लो, सूर्य की ऊष्मा आती है ना, इधर जाओगे माध्यम है, ये नहीं है, इधर माध्यम है, तो बिना माध्यम के भी गमन कौन किया? विकिरण। बिना माध्यम के भी गमन कौन किया? विकिरण। आजा 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 आजा। कहते हैं जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। अब देखो, चालक 2 प्रकार का है। एक ऊष्मा का चालक, ध्यान से देखना, चालकता की अगर हम बात करें, चालकता 2 प्रकार का है। एक नहीं, ऐसे समझो आप इसको कि अगर ऊष्मा का एक होगा चालक, जेकरा से ऊष्मा का प्रवाह होगा, और एक होगा कुचालक। जो आपको पूछेगा उसकी बात करो। कुचालक की अगर बात करोगे तो जितना सब चालक है, लेकिन कुचालक आपको पूछेगा तो आप इसको याद रखना, पोर्सिलीन जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। पोर्सिलीन ऊष्मा का है। इधर आओगे दोस्त मेरे कि धारा का भी एक होता है चालक और एक होता है कुचालक, दोनों के आधार पर। तो चालक जो हो गया तो जानवे करते हो, सबसे अच्छा चालक सोना, चांदी, कॉपर, ये सब चालक है। लेकिन कुछ इसमें एक जो पूछता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो है आप नहीं सुने होंगे। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो चालकता का गुण रखता हो, वैसा घोल जिससे धारा का प्रवाह होता हो। और अगर इसमें लोगे तो इसमें एक और आ गया अम्ल, और एक और आ गया क्षार। अम्ल और क्या आ गया दोस्त मेरे? क्षार। अब यहां आ जाओ कुचालक की अगर हम बात करें, कुचालक में क्या क्या आता है? कुचालक में ढेरी आता है। एक आसूत जल ले लो। आसूत जल ये ऊष्मा का कुचालक नहीं है, लेकिन विद्युत का कुचालक। आसूत जल, वर्षा जल, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जानते हैं, इस सब ये कुचालक है। हाइड्रोकार्बन, इस सब कुचालक है। इस सब कुचालक है। उसके बाद ले लो अब्रक, उसके बाद ले लो पोर्सिलीन जो है, अब देखो यहीं पर अब्रक उस धारा का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। ध्यान से देखो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब्रक जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, और ऊष्मा का विद्युत धारा का कुचालक है। अब्रक जो है, माइका जिसको कहते हैं, ये विद्युत धारा का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। ध्यान से देखो, अब्रक धारा का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। झोल डायग्राम है, इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन में इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोर्सिलीन ऊष्मा का भी कुचालक है, विद्युत का भी कुचालक है। देखो दोनों में कोई कुचालक के लिस्ट में है। पोर्सिलीन ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है। आ जाओ इधर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उसे चालक कहते हैं। एकदम सही बात है। हीट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। गहरे रंग, क्या गहरा मतलब ले लो, जैसे काला ले लो, एकदम गहरा की वस्तुएं, हल्के रंग की वस्तु, हल्का रंग में ले लो सफेद।
तो सफेद कम गर्म होगा। ये सफेद की अगर बात करोगे ये कम गर्म होगा, और ये काले की बात करोगे ये अधिक गर्म होगा। कहता है गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छा अवशोषित करती है। बताओ, गहरे रंग की वस्तु अच्छा यानी काला अच्छा अवशोषित करती है, इसीलिए तो अधिक गर्म होता है। यही वो कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र का अधिक आराम से अनुभव करते हैं। आप देखो कितना बड़ा झोल है। ये आपको लग रहा होगा कि तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें झोल क्या कर दिया। हम लोग फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि काली वस्तु उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है, काली वस्तु पहनोगे तो आपको अधिक गर्मी लगेगी। श्वेत वस्तु उष्मा का बहुत अच्छा परावर्तक है, श्वेत वस्तु रहेगा तो कम गर्म लगेगा। एकदम फ्रिक्वेंटली हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। अब मामला देखो क्या है, अब यहां गहरा और हल्का का बात हो रहा है, ध्यान से समझना। अब यहां गहरा और हल्का का बात हो रहा है। गहरा का मतलब यहां काला से। अब लड़का कहेगा सर आप तो काला और उजला पढ़ाए थे, तो अब आप ये जानिए कि गहरा और हल्का भी होता है। गहरा रंग वह रंग है जो बहुत ज्यादा गहरा, जो उष्मा को अवशोषित करे। हल्का रंग जो उष्मा को क्या करे, परावर्तित कर दे। उष्मा को क्या करे दोस्त मेरे, परावर्तित कर दे। तो गहरा रंग यानी काला अधिक गर्म होगा, और हल्का रंग यानी सफेद ये कम गर्म होता है, क्योंकि ये उष्मा को लौटा देता है। अब ध्यान से देखना, कहते हैं सर्दियों में, अब देखो सर्दी में जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, सर्दी में मान लो ये आदमी जो है ना, ये आदमी सर्दी में वस्त्र पहन लिया, तो वस्त्र पहन लिया तो इसका देखो, अगर सर्दी में बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सी है, भैया हमारे शरीर का टेम्परेचर तो ऑलरेडी 37 डिग्री सी है, हम तो ऑलरेडी गर्म है। बाहर में खाली उच्च ताप, यहां चूंकि उच्च ताप है शरीर का, उच्च से निम्न में उष्मा का प्रवाह ना हो, इसलिए कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा और शरीर के बीच में हवा रहता है, और हवा कुचालक है। कपड़ा और शरीर के बीच में हवा है, और हवा दोस्त मेरे कुचालक है। हवा क्या है दोस्त मेरे, कुचालक है। कुचालक है जो उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, बताइए हम जो ये कपड़ा पहने हैं ये हमारे शरीर से उष्मा को बाहर जाने से रोकता है या हमको गर्मी देता है? तो भैया ये गर्मी नहीं देता। गर्मी देता तब 5 को कपड़ा रख के चाय नहीं बना लेते। कपड़ा कभी गर्मी नहीं देता है, कपड़ा सिर्फ शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन पढ़ना भी उतना ही जोश से है आपको, क्योंकि यही आपको आपके मुक्ति का मार्ग है दोस्त मेरे। आपके घर की सारी स्थिति को बदल देगा। इतना अब तुम समझ लो, आपका बहुत सारा लोग होगा गांव में जो आपकी बुराई करता होगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप कलम थाम लीजिएगा। हम लोगों का कितना बुराई करता है सब, जकरे मन होता है वह कुछ बोल देता है, लेकिन आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे पढ़ रहे हैं और पिछले 12 साल से 13 साल से पढ़ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। उसका रीजन दोस्त मेरे ये है, पिताजी कहा करते थे सब कुछ सब छीन लेगा, ये कोई नहीं छीन पाएगा, इसलिए इसको अपना लो। जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, कलम थामे हुए हैं दोस्त मेरे, कुछ ना होगा। इसलिए कलम थामिए। कितना आपका लोग गांव में बुराई करता होगा, ए पटने में है, फलने है, चिलने है, पढ़िए लेगा, देखिए लेंगे। हम लोग भी 100 बुराई करता है सब, जिक्रे मन हुआ वह कुछ बोल दिया। पता चला वो डिफेम करना है तो फलना को ले आए, चिलना को ले आए, चिलना बात बुलवा दिए। तोरो डिफेम करने के लिए पता चला कहता होगा वहां तो खाली मुर्गा खाता ही पड़ता है, फलनवा हमरा बता रहा था। इन सब चीजों से अलग हटो, ये तुमको विजय का रास्ता देगी, इसलिए इसको अपनाओ। कहते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी हुई होती है, ट्रैप की हुई होती है। ट्रैप करना मतलब फंस जाना। हम लोग क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये शब्द ट्रैप किया हुआ। ट्रैप करना मतलब फंस जाना। कोई भी चीज अगर हम लोग ट्रैप करते हैं मतलब क्या करते हैं, फंस जाते हैं। कहते हैं ना ट्रैप हो गया फलाना, मतलब फंस गया। तो कहते हैं ये बीच में हवा को फंसा के रखता है, और हवा उष्मा का कुचालक है। हवा उष्मा का क्या है दोस्त मेरे, कुचालक है। अगला आ जाओ, अम्ल, क्षार और लवण। देखो हमने क्या सीखा दोस्त मेरे, हमने ये सीखा
कि ऊष्मा चैप्टर में हमने सीखा कि यह तापमापी द्वारा नापते हैं, थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने 35 से 42 का रेंज है। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर है 10 से 110 डिग्री सी उसका रेंज है। सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम का टेम्परेचर 25 से 27। चालन सबसे धीमा ठोस में, संवहन द्रव और गैस में। विकिरण सबसे तेज सूर्य की ऊष्मा। काली वस्तु सभी को अवशोषित कर लेती है, सफेद वस्तु सभी को लौटा देती है। और दोस्त मेरे, बिना माध्यम के कौन गमन करता है? विकिरण। चलो अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। हा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, विनेगर ले लो, एसिटिक एसिड होता है, खट्टा होता है कि नहीं? अम्ल खट्टा, क्षार तीखा, इसमें कहीं कोई झोल नहीं। क्षार चखना है तो क्या करो? सरफ ले लो, सरफ है ना आपके पास, इसको चखिए, तीखा लगेगा। अम्ल खट्टा, क्षार तीखा, अम्ल खट्टा, क्षार तीखा, अम्ल खट्टा, क्षार तीखा। इससे एकदम तुम निकल जाओ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्यतः क्षार का स्वाद कड़वा होता है, बहुत बढ़िया बात, तथा उनका स्पर्श साबुन, अभी तुरंत बताया जाए, साबुन या सरफ के जैसा होता है। जितना साबुन और सरफ है सब क्षार है, सब क्षार है, सब क्षार है, वो तीखा होता है। और लेकिन देखना, जितना ये कहते हैं जॉनसन बेबी साबुन या कोई भी बेबी साबुन कह देते हैं हम लोग, हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं। बेबी सॉप जो हम लोग कहते हैं, वो कहता है बेबी सॉप ले और बच्चा को बेबी सॉप से नहाओ। काहे जानते हो? बेबी सॉप में क्षार की मात्रा कम रहती है, तो क्षार की मात्रा कम रहेगी तो क्षार कड़वा होता है, तीखा होता है, तो बच्चा के आंख में तीखापन नहीं लगेगा। जैसे ये कह दिया भैया ये बेबी साबुन है, लगाओ, बच्चा को कुछ नहीं होगा, और सामने वाला जो प्रोडक्शन करने वाला जो है वो दोस्त मेरे ये समझता है कि इसमें क्षार की मात्रा हम कम कर दिया, बच्चा के आंख में लगवे नहीं करेगा। इसलिए बेबी सॉप अलग है और हम लोगों का सॉप अलग है। तो उसका शरीर भी कोमल होता है दोस्त मेरे, तो कोमल होता है तो बहुत आसानी से उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे वही साबुन काहे नहीं लगा लेते, आंख में नहीं लगेगा। हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा क्षार चाहिए ताकि वो उसको साफ भी करे, ब्लीचिंग एजेंट भी है ये। कहते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्य क्षार को का स्वाद कड़वा होता है। और जितना साबुन, सरफ, सोडा, एकदम लिख लो दोस्त मेरे, साबुन, सरफ, सोडा, साबुन, सरफ और सोडा, ये सब क्षार है। साबुन, सरफ और सोडा, ये सब क्षार है। साबुन, सरफ और सोडा, ये सब क्षार है और ये सब तीखा होता है। आ जाओ अम्ल, नीले लिटमस को देखो, ये लिटमस पेपर है। अगर ये नीला है, एसिड है, देखो नीला को लाल कर दिया, ये नीला है, नीला को लाल कर दिया, अम्ल, अम्ल में डाले। ये देखो क्षार क्या किया, लाल को नीला कर दिया, लाल को नीला कर दिया। तो हम लोग की लिखते हैं, सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं ABRB। जितना आपको खट्टा लगता है सब अम्ल है, जितना आपको तीखा लगता है सब क्षार है। जितना आपको खट्टा लगता है वो अम्ल है। अब ध्यान से समझिएगा, जितना आपको कह रहे हैं, हम क्या कहते हैं दोस्त मेरे, जितना आपको खट्टा लगता है वो क्या है, अम्ल है, और जितना आपको तीखा लगता है वो सब क्या है दोस्त मेरे, क्षार है, क्षार है, सब क्या है, क्षार है। एकदम आराम से। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ABRBRB। एसिड जो है, एसिड की अगर हम बात करें, ये ब्लू टू रेड कर लेता है। बोले अब देखो दोस्त मेरे, हमने आपको क्या कहा कि ABR, एसिड नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षार जो है, बेस, आप पढ़े होंगे, रेड लिटमस पत्र को रेड टू ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। एसिड नीले को लाल और क्षार लाल को नीला करता है। अब देख लो तुम्हारे सामने नीला लिटमस पत्र है, अम्ल में डाले लाल, नीला है, अम्ल में डाले लाल हो गया। आई लाल है, ये पूरा लाल था, अम्ल में डाले देखो, क्षार में डाले देखो नीला हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, ABRBRB, ABRBRB, ABRBRB। एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू।
अब कहता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन अगर तुमको पूछे लिटमस पत्र का ओरिजिनल रंग कैसा होता है, तो लिटमस पत्र का ओरिजिनल रंग होता है बैगनी, और ये किसका बना होता है, महाविवियाई लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किसका बना होता है, लाइकेन कवक प्लस शैवाल का मिश्रण है, कवक प्लस शैवाल का मिश्रण है। लाइकेन किसका बना होता है, लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस पत्र क्या है, यह अम्ल क्षार सूचक है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो एकरा ये नीला लिटमस पत्र था, इसको अम्ल में डाल दिए तो ये लाल हो गया। इसका मतलब ये बता देगा तुमको कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। इसका मतलब दोस्त मेरे वो बता देगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसका मतलब अम्ल क्षार का सूचक होता है, कुछ प्राकृतिक कुछ कृत्रिम। ये प्राकृतिक है क्योंकि ये लाइकेन का बना है। इसमें कृत्रिम में जाओगे फिनोप्थिलीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, ये आपका क्या है, कृत्रिम है। कहते हैं वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं उसे उदासीन कहते हैं। ये ना अम्लीय है और ना क्षारीय है, उसे क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। अब देखो ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय क्षारीय और उदासीन विलयन से भिन्न रंग दर्शाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। यानी अगर अम्ल क्षार और उदासीन विलयन के साथ अगर अलग अलग रंग दिखाएगा उसको हम लोग सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, सूचक, इंडिकेटर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडिकेटर कहते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय क्षारीय और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दिखाते हैं। जैसे देखो ये ले लो तुम नीला लिटमस, नीला लिटमस लोगे तो अम्ल के साथ लाल दिखाएगा, क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, उदासीन के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लाल लिटमस ले लोगे अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, क्षार के साथ नीला, न्यूट्रल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। फिर मिथाइल ऑरेंज ले लोगे अम्ल के साथ लाल, क्षार के साथ पीला और उदासीन के साथ नारंगी। फिर आप फिनोप्थिलीन लोगे अम्ल के साथ कलरलेस, कोई अभिक्रिया नहीं, क्षार के साथ लाल और ये उदासीन के साथ कोई रंग नहीं। अब देखो इसमें इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, नीला लिटमस, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सब के सब सूचक हैं। सूचक है मतलब इंडिकेटर हैं, सूचक है मतलब इंडिकेटर है। सूचक है मतलब क्या है दोस्त मेरे, इंडिकेटर है। सूचक है मतलब इंडिकेटर है। सूचक है मतलब क्या है, इंडिकेटर है। लेकिन एक चीज ध्यान से यहां देखो तो ये पूछ देगा फिनोप्थिलीन किससे, किसमें कोई रंग नहीं दिखाता है, कलरलेस हो जाता है, अम्ल में। फिनोप्थिलीन अम्ल का सूचक नहीं है। ध्यान से देखो फिनोप्थिलीन की अगर हम बात करें तो अम्ल का सूचक ये है ही नहीं। कहेगा बताओ फिनोप्थिलीन किसका सूचक नहीं है, अम्ल का सूचक नहीं है। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे, सूचक कहलाते हैं। अब आ जाओ इधर, कहते हैं अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। देखो अम्लीय लवण भी होता है, क्षारीय लवण भी होता है, उदासीन भी होता है। कैसे देखो, अगर हम लोग कहते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा लवण प्लस जल, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग कहते हैं कि अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल जिसमें अम्लीयता ज्यादा हो, और प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, तो ये बना देगा उदासीन लवण। देख लो बढ़िया से, हम लोग कहते हैं अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन होता है, लेकिन लवण भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण, एक उदासीन लवण। अगर प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार हो, इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। आप प्लस जल, आप बोलोगे क्यों कहते हैं सर इसको, क्योंकि प्रबल अम्ल है, दुर्बल है, तो अम्ल प्रबल है तो इसको अम्लीय लवण कहेंगे। उसके बाद आते हैं हम दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, आप प्रबल क्षार हो, इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय लवण। अब प्लस जल, तो इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है,
लेकिन प्रबल अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर। लेकिन अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके उदासीन लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, लेकिन अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा क्षारीय लवण हो जाएगा। और आपको पता है कि क्षारीय लवण अगर है तो इसका पीएच मान 7 से, पीएच मान जो होता है 7 से अधिक है, और अम्लीय लवण है इसका पीएच मान 7 से कम है, उदासीन लवण है इसका पीएच मान 7 के बराबर है। 7 के क्या है? बराबर है। देख लो, इसका मतलब की कह रहा है, अम्ल, एनसीईआरटी का ही लाइन है, अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। बहुत बढ़िया, आप पढ़े भी होंगे। लवण अम्लीय, लवण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तीनों प्रकार का होता है। अम्लीय लवण होगा 7 से कम होगा, क्षारीय लवण होगा 7 से ज्यादा होगा, और उदासीन होगा तो भैया 7 होगा। उदासीन होगा तो क्या होगा? 7 होगा। उदासीन होगा तो क्या होगा? 7 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल देता है। लवण 3 प्रकार के, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। अब आ जाओ दोस्त मेरे अगला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब परिवर्तन 2 प्रकार का, ध्यान से देखना। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है दोस्त मेरे? परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एकदम आराम से, एक भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, जैसे पानी बर्फ में बदला, अब बर्फ से फिर पानी बन जाए, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब मिल जाए वो भौतिकी है, मिल जाए वो भौतिकी है, यानी ये उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है। और ना मिले ये रासायनिक है, ये अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है। भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, और ना मिले वो रासायनिक उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब ध्यान से देखना, जैसे पानी से बर्फ बना, पानी से बर्फ बना, ये उत्क्रम भौतिक परिवर्तन है। और किसी चीज का सड़ना, सड़ना, कोई चीज सड़ जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कोई चीज का सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी चीज का सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। हेलो, किसी चीज का सड़ना दोस्त मेरे कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी चीज का सड़ना कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। उत्क्रमणीय मतलब भौतिक परिवर्तन, अब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। रासायनिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा? ना मिले, अनुत्क्रमणीय, दैट इज सड़ना। परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। फिर कहता है भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। अभी तुरंत बताए, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ, पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, इसमें सड़ के नया मतलब कचरा बन जाएगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा। देखो ये बढ़िया बात है, कितना बढ़िया लाइन है ये नया पदार्थ बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा, सड़ जाएगा, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा, नया पदार्थ। देखो ये बड़ा बढ़िया लाइन है। यही जब पूछेगा नया पदार्थ किसमें बनेगा, तो नया पदार्थ जगह में सड़ जाएगा तभी नया पदार्थ बनेगा, तो वो भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। और रासायनिक परिवर्तन जकरा में नया पदार्थ बन जाए, कोई चीज सड़ जाएगा तो नया पदार्थ बन जाएगा। देखो तो आप बढ़िया से। और ये नया पदार्थ नहीं बनेगा तो ये उत्क्रमणीय है, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, रिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल है, सड़ जाएगा, फिर से वो चीज नहीं मिलेगा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों, पढ़ना दोस्त मेरे बड़ा मुश्किल काम है। नौकरी अगर चाहिए ना तो ये मुश्किल काम 6 महीना करना पड़ेगा। कहते हैं भौतिक परिवर्तन, पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे पानी द्रव में था, अब ठोस बन गया।
तो भौतिक गुण बदल गया उसका। इन परिवर्तन में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, पानी से बर्फ बना, नया पदार्थ नहीं बना, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, सड़ के वो नया पदार्थ बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। बड़ा बढ़िया लाइन है दोस्त मेरे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नया पदार्थ बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। अगला 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 कहता है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब होता है, इंग्लिश शब्द है रवाकरण। रवाकरण मतलब ठोस का बन जाना या निश्चित आकार में ठोस का बन जाना। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण, रवाकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था किया जा सकता है। भैया किसी पदार्थ में अगर ठोस कर दोगे तो उनके विलयन से शुद्ध पदार्थ में बदला जा सकता है, एकदम बदला जा सकता है। इसलिए बदला जा सकता है दोस्त मेरे कि अगर आप बदल पाओगे, अगर आप बदल पाओगे तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो पानी है, नमक है, पानी को जमा के तुम बर्फ बना दो, तो बर्फ बना दोगे तो तुम अवस्था परिवर्तन कर दिए तो दोस्त मेरे तुमको वो चीजें मिल जाएंगी फिर से, अर्थात क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। देखो एकदम यहीं से मौसम अभी यहाँ का भी बहुत खराब है, बारिश वगैरह का टाइम है, नेट का बहुत दिक्कत है, इसलिए थोड़ा बहुत बफरिंग कभी कभार हो सकता है। देख लो परिवर्तन दो प्रकार का, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में मिल जाए उत्क्रमणीय, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं मिलेगा, अनुत्क्रमणीय, सड़ जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। फिर आ जाओ इसमें चालक कुचालक आपको समझा दिए। काली वस्तु अच्छा अवशोषक है, गर्म होगा ज्यादा, सफेद कम गर्म होगा। विकिरण में कोई माध्यम का जरूरत नहीं है, सूर्य का प्रकाश सबसे धीमा चालन, सबसे तेज विकिरण। और थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने खोजा 35 से 42। सामान्य ताप है 37 डिग्री सी मनुष्य के शरीर का, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 25 से 27। और प्रयोगशाला थर्मामीटर 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक नापा जाता है। आज दोस्त मेरे आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे और हमको लगता है कल हम लोग क्लास 8th में प्रवेश कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और दोस्त मेरे सिर्फ यही तुमको बचा सकता है पूरी दुनिया से, एकदम आजमाई हुई दवा है, इसको अपना लो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।